बिल्कुल एकदम सच बोल दूं? बिल्कुल सच बोल दे। तो बीच में नहीं बोल सकते? बस मुझे कुछ चीजें लगती है कि जैसे बहुत अच्छे एथलीट जो बहुत हार्ड वर्किंग थे 6 महीने यहाँ आए, उनकी गर्लफ्रेंड बनी, दिखे ही नहीं उसके बाद से। चलो, तकनीकी खराबी के कारण हमें बीच में वीडियो काटनी पड़ी। चलो वापस कंटिन्यू करते हैं। और हमारा जो कैमरामैन है वो हाँ। पीछे से थोड़ा हंस दे रहा है कुछ। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने बहुत इंटरव्यूज दे दी, पॉडकास्ट भी बहुत हो गए, पहली बार कैमरे के पीछे से आवाज आ रही है। ये कॉमेडी हो रही है तो वो हंस रहा है। तो ध्यान नहीं दे रहा चीज पे। प्रोफेशनल फाइटर बन गया हमारा पास प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं आया अब तक। कोई नहीं, धीरे-धीरे हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएंगे धीरे-धीरे हम लोग। अब वो नॉइस कैंसिलेशन वाला वो कर देंगे। हाँ, काट देंगे, क्लिप करा देंगे इसको, काट देंगे। हाँ, अलग से काट देंगे। आज हम लोग बैठे हैं अंशुल जुबली के साथ। अंशुल जुबली का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इंडिया का पहला फाइटर जो इंडिया से निकल के आया है, जिसने यूएफसी में जाके फाइट्स जीती है और अपने लिए यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट अर्न किया है। ये बात आप बहुत बार लोगों से सुन चुके होंगे। अंशुल खुद ये बात सुन के शायद बोर हो चुका है अब, बट बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आज हम अंशुल जुबली यूएफसी फाइटर से नहीं, अंशुल जुबली एक फ्रेंड, एक टीममेट, एक बहुत अच्छा दोस्त, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे आज। तो अंशुल, सबसे पहले बात, कैसा लग रहा है? मेरी तारीफ पूरी नहीं की गई। ये मैंने बहुत बार सुन लिया है कि अंशुल जुबली पहला यूएफसी फाइटर है, उसने रोड टू यूएफसी जीता वगैरह वगैरह, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि अंशुल जुबली एक दिन में 18 घंटे ट्रेन करता है। अंशुल जुबली का शरीर पत्थर का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है। अंशुल जुबली कभी थकता नहीं है। ये सब बातें नहीं है तो कोई नहीं, हम अगली बार कोशिश करेंगे एक इंट्रो के लिए एक पूरा लंबा सा पेज बना के, जिसमें हम अंशुल के लिए ढेर सारी तारीफ लिख के। और अंशुल के पास दिल नहीं है। अंशुल का दिल नहीं है। अंशुल का दिल बहुत सालों पहले किसी ने तोड़ दिया था, अब धड़कता नहीं है। तो जनरली लोगों ने, शायद काफी लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने जब अंशुल को पहली बार देखा तो आपको कैसा लगा था, कि आपको अंशुल के अंदर वो पोटेंशियल दिखी थी, नहीं दिखी थी? आज मैं अंशुल से उल्टा सवाल करने की कोशिश करूंगा कि जब अंशुल अपनी एकेडमी क्रॉस ट्रेन में आया था, जहाँ पे हम अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम दोनों ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे अंशुल का बाकी लोगों को लेके क्या इंप्रेशन था पहली बार? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला हमारे कोच सिद्धार्थ। कोच सिट का इंप्रेशन तो यही था कि मेरे को बहुत ही डर लगता था। इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है कोच सिट की वैसे, और मुझे बहुत डर लगता था बात करने में या कुछ भी बोलने में। और स्टूपिड तो साउंड नहीं करूंगा, बेवकूफ साउंड नहीं करूंगा उनके सामने। और कोच सिट के साथ बहुत डर लगता था। आई थिंक मैंने कोच सिट से पहली बार 1-2 महीने बाद रोल किया था उनके साथ। बात आई थिंक 6 महीने बाद करी होगी, 2-3 महीने बाद बात करी होगी। तो वही मेरे ख्याल से अभी भी जब भी कोई एकेडमी में नया बच्चा आता है, वो यही ट्राई करता है कि सीनियर्स को इम्प्रेस करो और ना मेन की कोच सिट को किसी तरीके से इम्प्रेस करो। तो मुझे याद है कि कोच सिट नोटिस में आ जाओ एक तरीके से। जब मैं नोटिस में आने लगा कोच सिट के, कोच सिट ने बोला ठीक है तुम्हारा गेम अच्छा है, यू कैन इम्प्रूव कर रहे हो तुम, अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हो, गुड वेरी गुड। तो उस दिन मतलब बस सब जीवन संपन्न थम्स अप मिल गया, तो मैं यूएफसी जाऊंगा। उसी दिन डिसाइड हो गया। हाँ ठीक है, अगला पुण्यजीत। ये बीच में बोल सकता है क्या? तू बीच में बोल रहा है तो बीच में नहीं बोल सकता, हम बात कर रहे हैं कैमरे की। अगला पुण्यजीत का मेरा इम्प्रेशन ये था कि पुण्यजीत बहुत ही जस्ट स्लिक फाइटर है वो। तो वो उसका मूवमेंट और जिस तरीके से स्ट्राइकिंग थी, ग्रैपलिंग थी और परफेक्ट एमएमए ग्रैपलिंग, जो उस टाइम पे हमको देखने को लगती थी कि क्रॉस ट्रेन में सबसे कंप्लीट फाइटर जो हो सकता है, कंप्लीट फाइटर कोई था नहीं। तो मैंने जो पुण्य के गेम को देख के, मतलब मेरा इंप्रेशन ये था कि इसकी कॉपी करनी है गेम। तो मैंने पुण्य का बहुत गेम कॉपी किया। मतलब मेरा टॉप गेम तो मैंने ऑलमोस्ट उस टाइम पे पूरा ही मेरा पुण्य का गेम, डबल लेग का गेम। अभी मैंने कुछ ऐड किया पिछले 1-2 साल में, लेकिन पहले तो सिर्फ पुण्य के टॉप गेम मेरा पूरा पुण्य का था। और स्ट्राइकिंग मैंने बहुत कॉपी करी है उससे। तो पुण्य ने मेरी बहुत हेल्प भी करी है स्ट्राइकिंग इम्प्रूव करने में। मेरी किक्स विक्स तो मुझे बिल्कुल भी उस टाइम अंडरस्टैंड नहीं थी। बिल्कुल मतलब
लेग किक भी कोई बॉडी में बोलता था तो मैं लेग किक थ्रो कर रहा था उस टाइम। तो मुझे पता ही नहीं था इतने ऊपर पहुंचेगी, ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। मैं लगता था इतने ऊपर तक पहुंचती ही नहीं है कि झूठ बोल रहे हो। ऐसे तो हो जाता है। तो पुण्य का इम्प्रेशन था कि मेरे को कॉपी करना था उसका गेम और मुझे ना बस इतना अच्छा फाइटर बनना था। हाँ, वो बात तो है। हमारे एक कोच जिनका हमारे ट्रेनिंग में बहुत बड़ा रोल रहा है, कोच इलियास, एक छोटा सा, मेरी हाइट है, मेरे से भी 1-2 इंच कम हाइट वाला इंसान। जब कोच इलियास को पहली बार देखा था तो कैसा लगा था, और फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि असली में वो इंसान की क्या कैलिबर है। तो कोच इलियास का ही है, इलियास भाई का। इलियास भाई को पहले कोई और नहीं जानता था। हाँ। क्योंकि जब मैं एकेडमी में आया उसके 1 वीक बाद कोच इलियास आए हैं। हाँ। तो वो हमारे रेसलिंग कोच बने। उस टाइम तक रेसलिंग कोच क्रॉस ट्रेन में आई थिंक था नहीं कोई उस टाइम, प्रॉपर रेसलिंग बैकग्राउंड से कोई कोच था नहीं। तो इलियास भाई है, तो मतलब इलियास भाई की मेरे से जो दोस्ती हुई तो वो एकदम वैसी हुई जैसे सबकी हुई। क्योंकि जो बाकी थे, जैसे तू था या फिर पुण्या, रचित, इन सबका एक ऑब्वियसली सीनियर्स का एक ग्रुप था। तो वो एक ग्रुप था, लेकिन इलियास भाई के साथ मेरा जल्दी से ग्रुप बन गया। वो भी नए थे, खुद भी नया था। तो और इलियास भाई का जो इम्प्रेशन था, मैंने बोला सीरियसली मैं बोल सकता हूँ कि अगर सर्कमस्टांसेस वो अफगानिस्तान से थे, अगर सब कुछ सही होता वो बंदा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आदमी। बहुत ही ज्यादा अच्छा रेसलर और एथलेटिक, अच्छे फाइटर्स, रेसलर्स, बॉक्सर्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट स्पोर्ट्समैन मिलना। तो उनमें वो बात था जो मेरी आज तक अभी तक की जो रेसलिंग है वो उन्हीं की देन है। हाँ। और उनको इस बात की बहुत अच्छे समझ थी कि ये रेसलर नहीं है, ये एमएमए की तैयारी कर रहा है, एमएमए की रेसलिंग है। तो उस तरीके मेरा पूरा गेम ढालना, मेरी जो पहली फाइट थी संजीत बुद्धवर, दूसरी अमित राज, जो उनका पूरा मेरा रेसलिंग का गेम था कि उसमें मैंने ज्यादातर ग्रैपलिंग की थी उस टाइम पे की है। तो उसमें सारे टेक डाउन्स वो सब प्लान होना। बहुत ही मुझे बहुत याद आती है उनकी। मैं रोता भी हूँ उनके बारे में याद करके। काश इलियास भाई होते साथ में मेरे। अभी वो कनाडा चले गए, लेकिन जब तक वो थे तब तक रेसलिंग बहुत इम्प्रूव किया क्रॉस ट्रेन। तो इलियास भाई, अगर जो लोग शायद क्रॉस ट्रेन में ट्रेनिंग नहीं करते हैं उन लोगों की जानकारी के लिए, हमारे एक सीक्रेट वेपन थे बहुत लंबे टाइम तक, जिन्होंने हम सभी लोगों की ग्रैपलिंग और रेसलिंग बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए थे। और अगर उसको आप कभी भी रोड पे कहीं देखेंगे, आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंसान आपके साथ कितनी आसानी से आपको कंट्रोल कर सकता है, आपको घुमा फिरा सकता है। और इतना जेंटल, इतना काइंड इंसान, इतना वेलकमिंग, और ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीट एनिमल, कभी थकता नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका ट्रेनिंग पार्टनर कितना बड़ा है कितना छोटा है, इतनी आराम से हम सबको घुमा रहे होते थे। एक और हमारे कोच दीपक सर, सबसे दर्दनाक, सबसे जरूरी और सबसे दर्दनाक हमारे ट्रेनिंग पार्टनर या कोच दीपक। मेरी पहली क्लास थी कोच दीपक की। पहली क्लास में गया मैं संडे में। संडे असॉल्ट क्लास थैंकफुली बंद हो गई है। बहुत सुकून मिलता है उस चीज का। थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन तो मेरी फर्स्ट क्लास थी। मैंने बोला मैं तो भाई बहुत फिट हूँ, मैं बचपन से स्पोर्ट्स खेलता है, मैं बहुत फिट हूँ। कोई भी क्लास, असॉल्ट क्लास देख ही, फिटनेस क्लास, असॉल्ट क्लास। लेकिन जब उन 15 मिनट के अंदर आप डेड होते हो, उसके बाद आपको पूरी 1 घंटे की क्लास करनी होती है। मैंने जो 5 प्रोफेशनल फाइट खेली, मेरा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कैंप, जो पहली मेरी 5 प्रो फाइट्स थी, उसमें सारा का सारा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग मेरी दीपक सर ने कराई है। पूरा ज्ञान मुझे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का उन्होंने दिया है। कितना जरूरी होता है। लोग बोलते हैं कि मेरी कंडीशनिंग अच्छी है, मेरा कार्डियो अच्छा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा हमेशा से नहीं था। जब मैं पहली बार दीपक सर के पास गया था तो दीपक सर ने बोलता बहुत काम करने की जरूरत है। मैंने बस फॉलो करते गया, क्योंकि उन्होंने आई थिंक बहुत स्टडी किया है, बहुत पढ़ाई करी है। क्योंकि जब हम कॉर्नर में जाते थे, हम दुबई जाते थे, तब भी दीपक सर इतनी मोटी बुक लेके पढ़ाई कर रहे होते थे। ह्यूमन बायोलॉजी कैसे काम करती है, बॉडी कैसे काम करती है, कौन सी मसल है, कौन सी बोन है।
तो जीनियस है, दीपक सर जीनियस है। हाँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे पास थोड़ा और पैसा आ जाए। हाँ। मैं दीपक सर को हमेशा अपने साथ रखूं, हमेशा अपने साथ रखूं, जहाँ जाऊँ मैं अपने साथ लेके जाए उनको। हाँ, एक एडिशनल सीक्रेट वेपन जिन्होंने गेम को बहुत इम्प्रूव कराया, बट आई थिंक हम दोनों एग्री करेंगे हमारे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल ट्रेनिंग सेशंस जो होते थे, जिनके बारे में सोच के क्लास से पहले भी डर लग रहा होता था कि यार कल जाके अगला ट्रेनिंग सेशन दीपक सर के साथ है। तो दीपक सर की जो वो असॉल्ट बाइक होती थी, वो तो मैं आज भी देखता हूँ कहीं। हाँ, मैं कहीं पे देखता हूँ तो मुझे वो फीलिंग आ जाती है, ट्रॉमा वापस आ जाता है। वो ना आपको जब आप ओवर ट्रेन करते हो, कभी कभी कार्डियो बहुत ज्यादा ट्रेन करते हो, तो आपको वॉमिट होती है। तो मैंने दीपक सर की क्लास में 1-2 बार किया हुआ है। तो मैं जब भी मेरा मन खराब हो जाता है, मत दिखाओ ये चीज दोबारा से, असॉल्ट बाइक मत दिखाओ दोबारा से। हाँ, बट आई थिंक सबसे हमारे पास जो सबसे अच्छे कोचेज है उनमें से एक कोच दीपक, जिन्होंने सेल्फलेसली अंशुल की मेरी ट्रेनिंग में, ऑलमोस्ट क्रॉस ट्रेन के जितने भी लोग हैं सबकी ट्रेनिंग में बहुत हेल्प की है, विदाउट कोई कुछ वापस मांगे हम लोगों से। उन्हें बस दिखता था कि ये लोग अच्छे हैं, इनकी हेल्प की जा सकती है, ये लोग अच्छा काम करेंगे आगे, विदाउट एनी डिमांड कि हमसे कुछ मांगे, पूरा खुले दिल से हमारी बहुत हेल्प की है। उसके अलावा लोगों को लगता है कि भाई जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बहुत इंटेंस टाइम है, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन है, बट उसके साथ साथ उस स्ट्रिक्ट रूटीन को मेंटेन रखने के लिए भी थोड़ा सा लाइट हेडेड रहना, थोड़ा सा इंजॉय करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग में कौन सा ऐसा पार्ट होता था जिसके लिए जिससे बहुत ऐसा लगता था कि चलो इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद या इतने लंबे सेशंस के बाद कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से थोड़ा सा लगता था चलो नहीं, हर चीज़ काम नहीं है, हर चीज़ इतनी परेशान करने वाली नहीं है, कहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, कहीं पे एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ था ट्रेनिंग में या ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग से पहले ट्रेनिंग तो मेरे ख्याल से इसी तरीके से होती है हमारी। हम ऑब्वियसली हर दिन 100% नहीं जाते हैं। आपके पास जैसे क्रॉस ट्रेन में जो क्लासेस डिजाइन है, वो थर्सडे, मंडे, थर्सडे और सैटरडे ऐसी क्लास है जो आपको 100% जाना पड़ेगा। और आप ग्राइंड करते हो उस दिन बहुत, और उसके और कुछ 2-3 क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पे आप 80% जाते हो, कुछ क्लासेस है जहाँ 50%, कुछ क्लासेस हैं आप 30% जाते हो। तो उसी तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप हर दिन मॉर्निंग इवनिंग 100% जाओगे, तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव भी आप 2 वीक, 3 वीक, 1 महीना, 2 महीना सर्वाइव कर जाओ, लेकिन उसके बाद आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी 1-2 महीने की। तो हम तो ट्रेनिंग में भी फन करते हैं, मजा आता है जब हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन आप मार्शल आर्ट जिम्स ऐसे जैसे बॉडी बिल्डिंग जिम्स की तरह नहीं होते। मैं ऐसे डिग्रेड नहीं कर रहा बॉडी बिल्डिंग जिम को, बट एक माहौल अलग है, लेकिन माहौल अलग है थोड़ा सा। वहाँ पे आप अलग है, आप ट्रेनिंग के बाद बैठते हैं, हम टेक्निक डिस्कस करते हैं, हम मजाक करते हैं, ऑब्वियसली हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम ज्यादातर बाहर की बात करते हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आपको नहीं बता सकते, वो फिर हमें डिलीट आउट करना पड़ेगा, अलग से एडिटिंग करनी पड़ेगी, डिलीट करना पड़ेगा। और अगर वो बातें बाहर आ गई तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो हम उसको अलग रखेंगे। करोड़ों अरबों का नुकसान, भारी नुकसान, पूरा बिजनेस डूब सकता है। लेकिन हम आपस में बात करते हैं, और अब तो इतने साल हो गए जब आपको बहुत टाइम हो जाता है, और ना आप जिसको पंच कर रहे हो, जिसको चोक कर रहे हो, जिसको अनकॉन्शियस करने का ट्राई कर रहे हो, उसके बाद आप उससे गले मिल रहे हो, आप उसका उसी की वजह से आपका गेम है। अगर आप एकदम प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हो या फिर प्रोफेशनल जिजित्सु आर्टिस्ट हो, तो आपकी तो पहचान ही उसी से है। और अगर मेरी पहचान बीस्टी दे रहा है या फिर रचित दे रहा है, पुण्य दे रहा है, वो अगर मेरे को वो पहचान देने में हेल्प कर रहा है, तो वो तो मतलब मेरे लिटरली मतलब भाई से भी बढ़ के तो नहीं, वो तो है। बट कभी कभी आता है कि ट्रेनिंग कर रहे हो, गलती से अगर उसने एक पंच उल्टा घुमा दिया, तो कभी कभी तू रुक, तुझे बताता हूँ कि अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि ग्रैपलिंग सेशन है, उसमें अगर रचित कुछ अच्छा कर जाता है अंशुल से, या मैं किसी फील्ड में डोमिनेट कर जाता हूँ, तो उसके बाद जब कभी स्ट्राइकिंग सेशन होता है, तो उस टाइम पे अंशुल के पास मौका आता है कि अच्छा तू रुक,
तुझे अब मैं बताता हूँ। स्पारिंग के में बिस्टी आना एक टेक्निक बतानी है। देखो ऐसे लेफ्ट टू करोगे तो लो के कितने जोर से नहीं मारनी, नहीं मारनी है। लेकिन हम तो मतलब फैमिली है, सीरियसली फैमिली है। अब मैं ये बता भी नहीं सकता कि मेरे पूरे 5 साल में बीस्टी ने मुझे कितनी बार हेल्प किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, और बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं। फिजिकली ऐसे कोई हेल्प नहीं किया एक दूसरे के साथ, ऐसा मौका नहीं मिला मुझे अभी तक। लेकिन ऐसा क्योंकि और वो हेल्प ना मुझे ऐसे बर्डन नहीं लगती। कुछ लोगों की हेल्प आपको कभी ना बर्डन नहीं लगती, आपको ऐसे नहीं लगता कि मुझे फेवर हुआ है मेरे पे। आपको आप फैमिली मानते हो, किसी को आप मानते हो कि हक से मांग सकते हो, हक से आपको ऐसा रहता है कि ठीक मतलब आप हक से मांगते हो, आप हक से बोलते हो कि मेरे को भाई इस चीज की जरूरत है अभी, मेरे को मेरा अभी यहाँ जाना है, ये काम करना है, रोना आ रहा है, आ जा साथ चल घूमने चलेंगे। तो किसी से आप हक से मांगे तो आपकी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अकेडमी में आपके 40 लोग हैं तो 40 लोग फैमिली हैं, लेकिन जनरली हर एक ग्रुप बन ही जाता है लोगों का। जैसे हमारी क्रॉस ट्रेन में भी अभी 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, तो आप अपने उस ग्रुप में लाइफ टाइम फ्रेंड्स ढूंढ ही लेते हो। तो एक बहुत बड़ा कभी ऐसा मोमेंट आया जब लगा कि देखो हम तो कभी किसी से इतना प्रभावित होते नहीं है कि हम किसी को देख के बोल रहे कि अरे हम तो, हमारे लिए किसी और गर्ल के फैन मूवमेंट हो गई, हम तो खुद ही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो ऐसा पहला फैन मूवमेंट कब आया था कि जब किसी और ने अप्रोच किया कि एज अ फैन, क्योंकि हम लोग तो किसी के फैन है नहीं। तो ऐसा पहला मोमेंट कब आया था जब वो पहली यूएफसी फाइट के बाद आया था, एमएफएन फाइट के बाद आया था, उससे पहले आया था जब किसी ने अप्रोच किया एज अ फैन जो कंप्लीटली अननोन इंसान था? मतलब फर्स्ट फाइट के बाद ही, क्योंकि मेरी फर्स्ट फाइट ही काफी अच्छी थी फाइट, तो लोगों ने अप्रिशिएट करना तभी शुरू कर दिया था। ये मतलब मानने लगे थे कि हाँ भाई इस लड़के में कैलिबर है, आगे जाएगा। जस्ट एक बाकी लोगों को बैकग्राउंड चेक देने के लिए, अंशुल की पहली फाइट संजीव बुधवर के साथ थी, जो उस टाइम पे एमएफएन के सबसे अच्छे फाइटर थे, जिनसे कोई भी फाइट नहीं करना चाहता था उस टाइम पे। और उन्होंने अंशुल को एक तरीके से बकरा समझ के हलाल होने के लिए फीड करने की कोशिश की थी, बट उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि यहाँ पे बकरा नहीं है, शेर आया हुआ है शिकार करने के लिए। और उस फाइट के बाद अंशुल का नेम एस्टेब्लिश हुआ था कि एक डोमिनेंट फाइटर ने इंडियन एमएमए सर्किट के अंदर एंट्री ली है। तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। तो उस फाइट के बाद हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी या क्या हुआ था? एक्सक्यूज मी। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस टाइम। 1-2 लोग एकेडमी के ऐसे बोलने हैं। दूसरी तीसरी फाइट के बाद आई थिंक हुआ था ऐसा, क्योंकि एमएमए फॉलो करते हैं लोग, तो एमएफएन यूएफसी फॉलो करते हैं, तो एमएमए को जानते हैं, तो लोगों ने बोलते आ गए थे, रैंडम लोग मिलने लगे थे मुझे कि हाँ कि वी आर फैन, और हम बहुत, हमने आपको देखा है ऑनलाइन। ऑनलाइन देखा है आपको, टीवी में देखा है हमने आपको। हुआ था वो, तो मतलब उसके तो मुझे हो गया था, लेकिन इस फाइट के बाद थोड़ा सा, क्योंकि अभी आदत नहीं हुई मुझे, वैसे मैं बॉर्न स्टार वो तो लोगों ने तो अब देखा है, अब पहचाना, अलग ने तब पहचाना है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है, या फिर आपको शॉक में डाल देती है कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये कब हुआ, मैंने ऐसा क्या किया। मैं एक फाइट के जस्ट बाद, कुछ दिनों बाद में देहरादून में था, एक लड़के ने मुझे पहचान लिया, देखा, और वो मेरे पास आया, और वो बिल्कुल एक्साइटेड किया, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपसे यहाँ मिला, मैंने कभी सोचा नहीं था, और वो ही वाज शेकिंग, मतलब पूरा एक्साइटमेंट से, खुशी से शेक कर रहा था। और तब मैं घर गया, मेरी जो भी बात हुई, मैंने अच्छे से मिला उससे, और जब मैं घर गया पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने बोला भाई साहब अब प्रेशर इज ऑन, अब कुछ तो करना पड़ेगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ गई है, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ गई है साथ में। अपने सपने थे बड़े, वो ठीक है, लेकिन लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी है। और अगर
अपने लिए नहीं तो हाँ। लोगों के लिए करना अब तो लोग जुड़ गए हैं, अब तो उनके लिए करना पड़ेगा। हाँ सच में, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि अगर लोग आपसे उम्मीद रख रहे हैं, आप पे विश्वास दिखा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये वो होगा जो अब नाम रोशन करेगा, ना हमको रिप्रेजेंट करेगा, चैंपियन बनेगा। तो उस टाइम में जब लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें कई बार एक वो रे ऑफ होप, वो आशा की किरण किसी दूसरे इंसान में दिख जाती है कि वो भी तो स्ट्रगल कर रहा है। वो इंसान इतनी परेशानियों से निकलने के बाद भी आगे निकल के आया हुआ है। और जिस तरीके से हम लोग जब छोटे थे, हमें कोई ना कोई टीवी एक्टर देख के या किसी सोल्जर की स्टोरी सुन के या कुछ सुन के हमें मोटिवेशन मिलती थी, आज वो बहुत कम लोग होते हैं जो इतने लकी होते हैं कि कोई तीसरा इंसान उन्हें देख के मोटिवेशन ले रहा हो। और जब वो रियलाइजेशन होती है कि कोई तीसरा इंसान आपको देख के ये सोच रहा है कि यार इसके जैसा बनना है, या फिर अगर ये आदमी इतनी मेहनत करके कर रहा है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आई थिंक वो रियलाइजेशन आने के बाद एक हम्बलनेस भी आती है, बट साथ में एक छोटा सा एडेड प्रेशर भी आ जाता है कि अब तो भाई चीजें सीरियस हो गई है। अभी तक तो हंसी मजाक कर रहे थे, अब तो अच्छे से काम करना पड़ेगा। अभी तक तो अपने कोई बोल रहे थे मैं कुछ बड़ा आदमी हूं। अभी तक तो हम ही बोल रहे थे, अब बाकी ने बोलना शुरू कर दिया। लोग भी बोल रहे हैं भाई ये बड़ा आदमी है। ये बड़ा आदमी है क्या? मैं नहीं सच्ची है, सच में बनूंगा, रुक जाओ, बनूंगा टाइम है अभी। नहीं बट ये बहुत अच्छी चीज है। तो अभी हम लोग जो अपना पॉडकास्ट इतना जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि कुछ देर बाद ही अंशुल को अपनी फ्लाइट के लिए निकलना है। बड़ा आदमी हो गया है, अब फ्लाइट से हर जगह जाना पड़ता है। फ्लाइट में जा रहे होते हैं, बहुत लोग बुला रहे होते हैं। यहीं पे आएगा, मेरे छत पे हेलीपैड आएगा, मेरे छत पे उतरेगा एक हेलीपैड और वहां से निकलेंगे। और इसकी एक रीजन ये भी है कि घर की उम्र की दाल बराबर। बीस्टी मुझे कब से बोल रहा है कि हमने पॉडकास्ट करना है, पॉडकास्ट करना है, रिकॉर्ड करना है। मैं उसको कॉल करके बोलता हूँ कर ले, आज कर ले, मैं चले जाऊंगा। बीस्टी यार ठीक है, कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा? लोगों ने मुझे बॉम्बे बुला दिया यार, इधर उधर बुला के पॉडकास्ट कर दिया, लेकिन बीस्टी यार ठीक है, कहाँ जाएगा ये कहाँ जाएगा? आज भी मैंने कॉल किया है कि वो पॉडकास्ट था, कर ले, मैं तो जाने वाला हूँ। तो नहीं अब क्या कहते हैं, हम अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना अंशुल को प्रमोट कर सकें, उसके बाद हम लोग थोड़े प्रमोट हो जाएं, जिम और थोड़ा प्रमोट हो सके। तो कोशिश हम लोगों की वही है, बट अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे का क्या प्लान है? आगे का मेरा इस टाइम पे, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है फाइट आने वाली है, अभी डिसाइडेड नहीं है और बताया नहीं गया हमें कि नेक्स्ट फाइट कब है, लेकिन होगी, जरूर होगी, जल्दी होगी। तो अब मेरा गोल सिर्फ एक ही है कि मुझे नेक्स्ट फाइट अपनी जीतनी है, और अपने आप को प्रिपेयर करते रहना है, स्किल्स अपनी बढ़ानी है, ताकि अब मैं यूएफसी में एंटर कर चुका हूँ। मुझे एक एक करके चुन के सबको मारना है और टॉप 10 में एंट्री करनी है। तो मेरे दिमाग में भी वही गोल है और उसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो बस यही है सिंपल, मुझे टॉप 10 में पहुंचना है। फिलहाल मैं टॉप 10 को एज अ बेल्ट देख रहा हूँ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ही है मेरी, टॉप 10 में एंट्री। एक बार टॉप 10 में एंटर कर जाएंगे, फिर हम गोल रखेंगे कि टॉप 3 टॉप 5 में, टॉप 3 में आके टाइटल फाइट कब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद में एक बार जब वो जीत जाएंगे, बस तब और क्या है, तब दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तब दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल प्लान, छोटे सपने हैं हमारे। एक बार वर्ल्ड चैंपियन बनना है, अच्छे खासा खाना हो, मिलके खाएंगे, ऐश करेंगे, छोटी चीजें। पहाड़ों में घर बनाना है छोटा सा, छोटे बस इतनी चीजें हैं। हाँ, तो अभी हम लोग जिस पोजीशन पे हैं कि भाई ट्रेनिंग करनी है, ये है, खुद के प्लान सेट है। मान लो कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, और इस बात पे आगे जाने से पहले मैं, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि अंशुल एज अ इंडियन फाइटर सक्सीड करे, देश का नाम रोशन करे, तो आप लोग भी जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करें कि अंशुल से जुड़ी हुई चीज़ें को प्रमोट करें, स्पोर्ट को हेल्प करें। आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको भी उस चीज़ से हेल्प होगी।
एज अ स्पोर्ट बहुत अच्छा स्पोर्ट है। जिस पैशन के साथ अंशुल को आपने सुना होगा इस स्पोर्ट के बारे में बात करते हुए, आपको एक बार वो स्पोर्ट खुद ट्राई करने के बाद रियलाइज होगा कि कितना अच्छा स्पोर्ट है, कितना मजेदार स्पोर्ट है। तो खैर वो तो अलग बात है। लेट्स से हमारे पास कोई एक इंसान है जो अभी 19 साल का है, वो आपकी वीडियो क्लिप देखने वाला है और उसका मन में एक ड्रीम है कि मुझे अगला अंशुल जुबली बनना है, मुझे अगला इंडियन फाइटर बनना है जो जाके देश का नाम रोशन करेगा। तो उसके लिए क्या 3 या 4 टिप्स होगी या कुछ चीजें जिसका उस 19 साल के यंगस्टर को ध्यान रखने की जरूरत है ये गोल या ये पाथ फॉलो करने के लिए तुम्हारे हिसाब से? कैसा आंसर चाहिए? बहुत मोटिवेशनल आंसर चाहिए। तो मोटिवेशनल आंसर तो अभी बाकी पॉडकास्ट में कवर कर रखे हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सच बोल दो। बिल्कुल सच बोल दे। सीक्रेट इज आउट, सीक्रेट इज आउट। सच बोल दो, सच बोल दो, चाहे कोई ऑफेंड हो जाए। हाँ, चाहे कोई ऑफेंड हो जाए। अब हम सब कुछ ऑफेंसिव कर देंगे एक बारी में, उसी से हम भी फेमस हो जाएंगे। तो मैं सच बोल रहा हूँ। तो अगर आपको सच सुन लिया, अब MMA में बहुत अच्छा करना है और ऐसे स्पोर्ट में जो कि बहुत ही मुश्किल है और हार्डकोर स्पोर्ट है, मैं किसी भी चीज को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बट स्टिल ये फुटबॉल नहीं है, बास्केटबॉल नहीं है, क्रिकेट नहीं है। एक बात बोलते हैं ना कि MMA फाइटर्स को क्यों इतना पे नहीं किया जाता, उसका एक रीजन जो लोग बोलते हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर आप $100 मिलियन एक MMA फाइटर को दे दोगे तो अभी उसके बाद फाइट नहीं करेगा, क्योंकि अगर लेकिन आप फुटबॉलर को दे रहे हो वो कर रहा है फाइट, क्रिकेटर को दे रहे हो वो फाइट कर रहा है, क्योंकि ये आपको बॉल को किक नहीं करना है, बॉल को बैट से आप खेल नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पंच लग रहा है, आपको जब चिन पे लगता है स्पारिंग में एक हार्ड पंच, या तो आप नॉकआउट होते हो या नॉकडाउन होते हो या आपका घर में जाके सर दर्द होता है। तो अगर आप नॉकडाउन नहीं भी हो रहे तो वो ज्यादा बुरा है, आपका घर में पूरी रात सर दर्द रहेगा उसके बाद। किसी किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी पैरासीटामोल से वो नहीं जाएगा तो ये सच है। लेकिन पहली बात आपको ये करना है, पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा क्या आप इस चीज में अच्छे हो, क्या आप MMA में अच्छे हो, एक बेसिक लेवल पे, क्या आप एक्सप्लोसिव हो, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, क्या आप एथलेटिक हो, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, और क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है किसी को हिट करना, किससे हिट लेना, उसको डिफेंड करना, जुजुत्सु में आपको क्या ये टेक्निकल चीजें समझ में आती है, आपका दिमाग फटता नहीं है या बोर नहीं होते आप, तो आपको पहले तो ये ट्राई करना पड़ेगा। आप मेरे को नहीं लगता कि 1 साल MMA में कंटिन्यूसली ट्राई किए बिना आपको ही पता लग सकता है कि आपको यही करना है कि नहीं करना। आप बहुत बच्चे देखे जो आ रहे हैं कि मैंने मैकग्रेगर की डॉक्यूमेंट्री देख रखी है, मैं बस प्राइवेट जेट लेने वाला हूँ अभी अगले साल। आप पहले स्पारिंग में कूदोगे, आपको लगेगा कि है क्या ये, मतलब क्या हो गया मेरे चल क्या रहा है। चल पहली स्पारिंग में नहीं आपको जोश था, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल, आपको ये मैं सोच रहा हूँ आपको वीक में 2 बार स्पारिंग करनी है, एक बार तो करनी ही है, एक बार करनी है आपको हर वीक। 1 महीने में 4 बार आप अच्छे से हिट होंगे। तो आसान नहीं है। पहली बात तो आप ये पता लगाओ कि आपको करना है कि नहीं करना है, आप अच्छे हो कि नहीं है उसमें, आप पैशनेट हो, चलो ठीक है, होगा आपका पैशन, लेकिन आप अच्छे होने चाहिए इस चीज में कि आप ग्रो कर सको, आपको प्लेटफॉर्म मिलते रहे, आप परफॉर्म करते रहो और जल्दी हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 साल पहले अपने आप को रेडी करो, उसके बाद आपको अच्छे होना है, एथलेटिक होने चाहिए आप फर्स्ट। सेकंड ये कि आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी गॉड गिफ्टेड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आप फेल करोगे। आप मे बी पहली फाइट, दूसरी फाइट, तीसरी फाइट और जो एमेच्योर लेवल पे खेल रहे हो तो आपको सक्सेस मिल गई अगर बिना कंसिस्टेंसी के, बिना हार्ड वर्क के, क्योंकि आप नेचुरल थे। लेकिन जब आप प्रो टर्न करोगे और आप करियर में आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, यहाँ पे सब एथलेटिक है,
हाँ और कुछ तो एथलेटिक नहीं भी थे, वो भी पहुंच गए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की करने वजह के से। बाद। हाँ लेकिन वो कोई भी नहीं पहुंचा है उस लेवल पे जो हार्ड वर्क ही नहीं था। हाँ हाँ तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क के पार्ट्स है ना, आप रोज जा रहे हो, आप मेहनत से कर रहे हो, और एक हार्ड वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि आप कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये दो चीजें आपके पास है तो तीसरी चीज बचती है कि आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो। आपको घर आके स्टडी करना पड़ेगा, आपको एक डायरी नोट्स लेनी पड़ेगी और आपको बनाने पड़ेंगे, रोज इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप जब टैप होते हो किसी से, या फिर जब मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, लोग मेरे से बहुत आगे हैं, मेरे से एज में जो बहुत कम है या वेट में बहुत कम है, वो मुझे टैप करा रहे हैं, फिर मुझे स्पारिंग में मार रहे हैं। तो मैं जल्दी तब सीख सकता हूँ अगर जब मुझे बीस्टी टैप कराता था, तो मैं हमेशा बीस्टी से जाके पूछता था कि मैं टैप कैसे हुआ। तो क्योंकि कोचेस भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास हाई लेवल कोचेस है तो आपको सिर्फ ये नहीं बताते कि मैं RNC से टैप हुआ, तो पूरा बताता है कि आपको कि सेटअप ऐसे हुआ है, पहले मैं साइड कंट्रोल में था, साइड कंट्रोल से मैंने इस तरीके से बैक टेक लिया, तो सिस्टम बताते गेम कहाँ बदला वो चीज समझाना। तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करता था कि मैं 20-30 से उस तरीके से टैप ना हूँ। तो ऐसे करते करते आप जल्दी ग्रो करोगे। ये सब इंटेलिजेंसी में आती है, आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि आपको स्टडी करना आना चाहिए। आज जो नई नई टेक्निक्स, क्योंकि MMA बहुत नया स्पोर्ट है, तो उसकी वजह से आप गेम जल्दी चेंज होता है। आप देखोगे अभी हर कुछ साल में ट्रेंड चेंज हो जाता है गेम का। 2022 में अलग गेम चल रहा है, 2023 में बिल्कुल अलग चल रहा है। तो जो टॉप पे पहुंच रहे हैं वो एथलीट्स का गेम ही अलग है। तो आपको स्टडी करना आना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, कि आजकल हवा मार्केट में क्या है। तो ये 3 चीजें मुझे लगती है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें अच्छे हो या नहीं, एथलेटिक हो या नहीं। ये हार्ड क्वेश्चंस है जिनका आपको खुद जवाब देना जरूरी है पहले। ये क्योंकि ये इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप पैशनेट हो, आपको बहुत अच्छा लगता है UFC देखना, या फिर खबीब मैकग्रेगर या आप बहुत बड़े फैन हो, लेकिन आपने बचपन में कोई स्पोर्ट नहीं खेला, 18, 19, 20 साल के हो गए, आपकी बॉडी बिल्कुल एथलेटिक नहीं बन पाई, तो 6-7 साल आपको सिर्फ एथलेटिक होने में लगेंगे, प्लस उसके साथ आपको आपकी बॉडी का हैबिट नहीं है, मेंटली आपको हैबिट नहीं है उस हार्डवर्क की, आपको उस हार्डवर्क की आदत नहीं है, आपको मेंटली, क्योंकि दोनों पार्ट देख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि मैं बैल बुद्धि की तरह सिर्फ जिम में जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, नहीं, वो सिर्फ उसका एक पार्ट है, वो तो करना पड़ेगा ही। बट एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए जो थर्ड स्टेप जो है कि मेंटल हार्डवर्क देना, कि सोचना बार बार कि अच्छा ये क्यों हुआ, ये टेक्निक मेरे पे क्यों काम की, मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ, और उसके बाद उसको काउंटर मैं कैसे करूंगा। क्योंकि वो हर बार कोच नहीं बताएगा, कोच आपको एक इनिशियल स्टेप पे सिखाएगा कि अच्छा ये चीज ऐसे होगी, वो कोच आपको अपना पर्सपेक्टिव बताएगा। उसके बाद वो ये सोचना कि मेरी बॉडी के हिसाब से, या फिर मैं इसके अंदर अपना क्या नया स्पाइस ऐड कर सकता हूं। कोच 2-3 घंटे की क्लासेस में कितना ही बता सकता है, मतलब वो ऐसा नहीं तुम्हारे कान में हर टाइम 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगा, वो तो वैसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि अगर आपको स्पोर्ट के लिए आप बहुत पैशनेट हो, लेकिन आप एथलेटिक नहीं हो, आप वो टेक्निक जल्दी सीख नहीं पाते हो, या समझ में नहीं आती आपको, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है, तो ये हो सकता है कि आप मे बी एनालाइज बहुत अच्छा करते हो, आप एनालिटिक बन सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि आप किस चीज में अच्छे हो। मेरे को लगता है कि मैं स्पोर्ट में ग्रो इसलिए जल्दी कर पाया क्योंकि मैं एथलेटिक था। मैंने बचपन में बहुत सारे स्पोर्ट खेले, ऑल्दो मैंने 23 में स्टार्ट किया, MMA खेलना अच्छे से स्टार्ट किया, लेकिन मैंने उससे पहले बहुत स्पोर्ट खेले थे, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने 23 में स्टार्ट किया। मैंने स्ट्रीट फाइट भी बहुत कर रही थी, तो एक वो लड़ाई का एक्सपीरियंस था। मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेल रहे थे, तो मैं एथलेटिक था, मैंने रेसलिंग जल्दी पिक कर ली। मतलब कि एक जनरल किसी इंसान का जो फिटनेस लेवल होगा, उससे फिटनेस लेवल ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे था, बट वहां तक भी पहुंचने के लिए कई सालों का टाइम लगा था जब बाकी स्पोर्ट्स खेल रहे थे। तो वो एक बड़ा फैक्टर है। ये सच, तो ये सच थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सच है, बट जो रेगुलर मोटिवेशन आपको मिल रही होती है वो शायद उतना अच्छे से काम ना आए, बट अगर आपको कोई एक अनकंफर्टेबल सच बता दे जो आपके लिए आगे जाके बहुत यूजफुल हो,
आई थिंक हमने वो बताने की कोशिश की है अभी, क्योंकि स्पोर्टिंग करियर है ना, हाँ। एक टाइम तक ही खेल सकते हो, खेल सकते हो आप। हाँ। और बाकी तो मतलब सब चीजें, अगर आप में इतना पेशेंस है और आप उनमें से हो जो गिव अप नहीं करते, हाँ। आपका माइंडसेट हाँ। उस लेवल का है अभी, हाँ। अगर आप 19 साल के हो, हाँ। 19 साल में अगर वो माइंडसेट है, हाँ। तो व्हाई नॉट, Why not? मतलब हाँ। करो, करो। चेंज करो। ऐसे हाँ। बहुत से लोग हैं हाँ। जो हमें एथलेटिक सबको नहीं गलत प्रूव करो, हमें गलत प्रूव करो, एंड आई थिंक हम लोग ज्यादा खुश होंगे। बात हमारी नहीं है ये, हाँ। हमारा थॉट नहीं है, मतलब हाँ, ये जनरल हमने देखा है जो होता है। जनरली ये फैक्ट्स हैं। मतलब हाँ। अगर मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ और मुझे कोई डांस में डाल देगी, मेरे को बोल दे कि यार मेरे को डांस देखना बहुत पसंद है, लेकिन मैं गाता बहुत अच्छा हूँ, और मैं बोल दूं नहीं यार मुझे जो अच्छा हूँ ना उसको नहीं, मैं पैशनेट डांस को लेके हूँ, और मैंने को बिल्कुल डांस करने नहीं आता। वो ये चीजें तो हैं, तो फैक्ट्स है, लेकिन लोगों ने चेंज किया, करते हैं लोग चेंज। मेरे को तो सबसे कमाल की स्टोरीज ही ये लगती है कि जिसपे सबने अंडरडॉग माना कि खुद की स्टोरी भी तो वैसी है कि किसी ने अगर 5 साल पहले ये पूछा होता कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया से कोई फाइटर उठ के निकले जो आगे जाके यूएफसी में ना सिर्फ खेल पाएगा बल्कि जीत भी पाएगा, तो शायद उस टाइम लॉजिकली पुरानी हिस्ट्री को देख, पुराने फैक्ट्स को देख के कोई भी शायद इस बात पे एग्री नहीं कर रहा होता, बट वो फैक्ट्स अब चेंज हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप लोग वो फैक्ट्स को आगे चेंज कर सकते हो तो गो फॉर इट, बट कमाल की बात ही कुछ, हाँ, उससे कोई कमाल की बात नहीं हो सकती उससे ज्यादा। तो चलिए, अभी तक के लिए तो हमारे पास यही बातें थी। अगर हमने ये बातें और कंटिन्यू की तो शायद अंशुल की फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो आई थिंक हमें होने दो मिस फ्लाइट, कोई बात, अगली आ जाएगी। चलो अगली फ्लाइट आ जाएगी, कोई बात नहीं, दूसरा प्राइवेट जेट बुक कर लेंगे। अगला बुक हो जाएगा, कोई नहीं। तो कोई ऐसी बात अंशुल जो सबको लगता है कि हाँ फाइट करियर बहुत अच्छा है, ये सब है, इतना फेम मिल रहा है, कुछ एक चीज है जो शायद अभी भी लगती है कि थोड़ी कमी है। ऑब्वियसली एक आगे का गोल है बहुत बड़ा कि एक चैंपियन बनना है, एक कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक फील होता है कि जो इस हार्श रियलिटी वाले स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है कि कोई बैकअप नहीं है इस स्पोर्ट में, या बस मुझे कुछ चीजें लगती है कि जैसे एथलीट्स हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं काफी। एमएमए ऐसा स्पोर्ट है, पहले तो एक्सपेंसिव स्पोर्ट बहुत है। तो अगर आप फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हो और फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हो, अच्छे घर से नहीं हो, तो बच्चे गिव अप कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आपने फुटबॉल में कभी गोल नहीं किया, 10 गेम भी गोल नहीं किया, तो लेकिन अगर आप एमएमए में 3-4 फाइट हारते हो तो फिर कंटिन्यू करना बहुत ना मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि ऊपर वाला करे मैं उस पोजीशन पे पहुंचूंगी, मैं अच्छे जो पोटेंशियल एथलीट्स हैं उनकी हेल्प करूं, लेकिन एक चीज बहुत साफ है, पहले आपको खुद को साबित करके दिखाना पड़ेगा कि मुझ में पोटेंशियल है। मैंने साबित करके दिखाया, तब मेरी बीस्टी हो चाहे कोच सीड हो, उन्होंने हेल्प करी। स्टार्टिंग में नहीं करी। मतलब आप अच्छे एथलीट्स हो सकते हो, लेकिन क्या आप में वो क्वालिटी है कि आप गिव अप नहीं करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, सीखने को तैयार रहोगे अपने ड्रीम्स के लिए। तो आपको ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी, तब जाके आप पे कोई दाव लगाएगा। आप बोलोगे कि आप किसी के पास जाकर, अगर आप बीस्टी के पास जाके आज बोलोगे कि मैं बहुत एथलेटिक हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ और मैंने बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, आप मेरे पे दाव लगाओ। वो बोलेंगे कि आपने कितनी फाइट करी है? मैं फाइट नहीं करी है, क्योंकि ट्रेनिंग कब से कर रहा हूं? ट्रेनिंग तो मैं अब स्टार्ट करूंगा, अगर आप सपोर्ट करोगे तब स्टार्ट करूंगा। क्या पता आपने ट्रेनिंग करी, आपको 6 महीने बाद दिल्ली में आके गर्लफ्रेंड बन गई, जो कि हमने देखा है अपने सामने बहुत बार होते हुए देखा। बहुत अच्छे एथलीट जो बहुत हार्ड वर्किंग थे, 6 महीने यहाँ आए, उनकी गर्लफ्रेंड बनी, दिखे ही नहीं उसके बाद से, कभी वापस नहीं आए, उसके बाद से कभी वापस नहीं आया, उसके बाद 2-3 साल बाद वापस आया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप अगर बहुत अच्छे हो, मेहनती हो, तो आप कंसिस्टेंट रहोगे। वो तो पहले आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा। आपको खुद से ये दिखाना पड़ेगा जब सीरियस कि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैं टिका रहा उसके। आप मेरी हेल्प करो। वो तो ऑब्वियसली है कि सबसे पहले आपको ये खुद को और बाकी लोगों को साबित करना पड़ेगा, और उसके बाद बाकी लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। वो बात पे तो आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे। तो
आई थिंक आज की वार्तालाप यहीं समाप्त करते हैं, वरना अगली जेट थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। चलो नहीं, $1 लाख की तो है। बस कोई नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। चलो तो हम कोशिश करेंगे अगर इस तरीके की और डिस्कशंस आगे करते रहें। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर।